मेथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, और फोर्थ क्या है, चिल्ड क्लोरोफॉर्म। तो इसमें आपका सेकंड वाला हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, इस केमिकल के माध्यम से हम जो है अचीव्ड करते हैं और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 123 नंबर पे आते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या होता है, जैव नियंत्रक कारक। ठीक है, तो इसमें से ऐसे ग्रुप को हमें सिलेक्ट करना है जो बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, इसको हमें ढूंढना है। पहला दिया गया है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। ठीक है, जिसको हम बीटी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमबी के नाम से जानते हैं, और एफाइड्स। तो इसमें से ये वाला जो ऑप्शन है, ये बायो कंट्रोल इसमें सब नहीं होते हैं। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, तो ये एक बायो कंट्रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको काट देते हैं। अगला है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। इसके अलावा जो है बैक्यूलो वायरस और बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बीटी। तो ये ऑप्शन जो है सेकंड वाला, ये क्या है, ये ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, यानी ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है, बैक्यूला वायरस है, एक वायरस नाम से है, और बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, मतलब इनका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे बीटी क्रॉप, तो बीटी क्रॉप में क्या होता है कि जो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस है, ठीक है, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जो है एक बैक्टीरिया है, तो इसके जीन को हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्राई प्रोटीन बनती है। ठीक है, क्राई प्रोटीन क्या होती है, पॉइजनस प्रोटीन होती है इंसेक्ट के लिए। तो इस बैक्टीरिया से हम उस जीन को निकाल लेते हैं जो क्राई प्रोटीन बनाता है, और फिर उस जीन को हम जो है प्लांट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस प्लांट सेल के अंदर भी क्राई प्रोटीन बनने लगती है, जिससे जो इंसेक्ट होते हैं वो उसके फ्लावर को, लीफ को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को मतलब जीवों के द्वारा ही, उनके जीवों के जीन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट का नाम दिए हैं। तो बीटी क्रॉप जितनी भी हैं, बीटी बैगन, बीटी कपास, तो ये सब चीज़ें इस तरह से बनाई जाती हैं। तो इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बाकी जो दिए गए हैं विकल्प उसको भी देख लीजिए। आस्लिटोरिया, राइजोबियम, ट्राइकोडर्मा, ये नहीं हो सकता है। नॉस्टाक, एस्परजिलस, न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस, तो वायरस इसमें आते नहीं है, पहली बात तो ये है। हाँ, ये है कि सेकंड वाले में बैक्यूला वायरस जो है, ये बैक्यूला वायरस एक प्रकार से बायो कंट्रोल का कार्य करते हैं। तो मतलब बहुत कम ही वायरस आते हैं, रेयर केस में। जैसे यहाँ पे बैक्यूला वायरस आया है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, इस तरह के कई क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन पेपर में मिल चुके हैं, जिसमें इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना होता है। तो चलिए पहला देखते हैं, इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ठीक है, यानी जो अंतः प्रजनन होता है, इनब्रीडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन की जो क्रिया होती है, ये क्या इंक्रीज करती है। तो इसमें पहला दिया गया है इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, यानी इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद में इनब्रीडिंग इन एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल, ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। और अगला दिया गया है, इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रेसेसिव जीन दैट रेड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होता है इसमें, इनब्रीडिंग में। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, और यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो थर्ड नंबर का है।
और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125 नंबर में देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विथ द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, यानी इसमें हमें मैचिंग करवाना है और ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है, प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, तो कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बनाते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है, वो चीज़ें हमें मैच करवानी है। तो चलिए आइए इसको मैच करवाते हैं। देखिए पहले हम यहीं पर देख लेते हैं कि क्या कैसे है, ठीक है। इसमें देखिए ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया है लैक्टोबैसिलस, इसके अलावा सैक्रोमाइसीज, सेरेबाइसी, एस्परजिलस नाइगर और एसिटोबैक्टर एसिटी। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस से हम क्या बनाते हैं, कर्ड, यानी कि लैक्टोबैसिलस जो होता है वो क्या बनाता है, दूध से दही बनाता है, ठीक है, दूध से क्या बनाता है, दही बनाता है। यानी जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको ये एसिड में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और इससे दूध क्या हो जाता है, दही में बदल जाता है। इसके बाद में दूसरा दिया गया है सैक्रोमाइसिस सेरेबाइसी, यानी ईस्ट इसे आप कहते हैं, या हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, खमीर के नाम से जानते हैं। तो इससे क्या बनता है, तो इससे क्या बनाते हैं, ईस्ट से ब्रेड बनता है, यानी कि जो बेकरी उद्योग होता है, बेकिंग इंडस्ट्री, उसमें इसका उपयोग होता है, ब्रेड, डबल रोटी वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। और इसके बाद में एस्परजिलस नाइगर, तो एस्परजिलस जो नाइगर है, एस्परजिलस नाइगर से क्या बनाया जाता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर से क्या, सिट्रिक एसिड। और एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, एसिटिक एसिड, नाम से स्पष्ट है, एसिटोबैक्टर एसिटी, और उससे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से, इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, यानी फ्लोएम के अंदर जो शुगर का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, और बाई डायरेक्शनल यानी द्वि दिशा में होता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में शुगर का जो मूवमेंट होता है क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये चौथा वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये है इंटरमीडिएट से ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो ये आपको क्लास में अभी पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि जब फीमेल गैमेट का जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो में बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना मियोसिस के यानी अर्धसूत्री विभाजन के जब हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑटोगैमी और सिनगैमी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस के बाद में जो फ्रूट बनता है, फल बनता है, उस फल को हम पार्थिनोकार्पी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पार्थिनोजेनेसिस जो होगा, इसमें ये प्रोसेस होता है कि इसमें बिना फर्टिलाइजेशन, बिना मियोसिस के पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया हो जाती है। ये दो प्रकार से हो सकती है, पार्थिनोजेनेसिस दो प्रकार से होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में जब आप
हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, तो वो आर्टिफिशियल में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड इज नोन एज, यानी कि ये भी आपको क्लास में हमने बताया था कि जब जो ओव्यूल का बॉडी होता है, जिसको हम बीजांड काय के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, तो क्या होता है कि एम्ब्रियो बनने के बाद में, सीड बनने के बाद में जो न्यूक्लियस होता है वो समाप्त नहीं होता है और सीड के चारों ओर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है चलाजा, ठीक है, चलाजा, तो चलाजा तो होता नहीं है। हाइलम, तो हाइलम भी नहीं है। पेरिस्पर्म और टेगमेन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पेरिस्पर्म, क्लास में हमने बताया था कि पेरिस्पर्म क्या होता है, बीज के चारों तरफ एक परत पाई जाती है और ये परत किससे बनी होती है, न्यूक्लियस की बनी होती है। तो इस परत को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसको हम क्या हिंदी में क्या कहते हैं, परिभ्रूण पोष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट मैप यूनिट यानी कि सेंटीमो ऑर्गन इज एडाप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप आप पढ़े होंगे या अभी क्लास में पढ़ाया नहीं गया है जेनेटिक मैप, तो वो जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ठीक है, एडाप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर का मतलब क्रॉसिंग ओवर, यानी इसमें 10% क्रॉसिंग ओवर शो करता है जो एक्सप्रेस जीन होते हैं। सेकंड है ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर मतलब क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय, ठीक है। और थर्ड है ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसिंग ओवर। और फोर्थ है ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 50% क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें हमारा जो करेक्ट वाला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन वाला, थर्ड वाला, यानी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, यानी जीनों के बीच की जो दूरी की इकाई है वहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1% क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 ml, blood volume is the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml। तो डायस्टोलिक जो ब्लड की मात्रा है वो कितना है, 100 ml है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितना है, 50 ml है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो हार्ट बीट है वो पर मिनट कितना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो इसको बाद में बता देंगे। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है 50 बीट पर मिनट, ठीक है, 50 बीट पर मिनट, और 75 बीट पर मिनट, 100 बीट पर मिनट और 125 बीट पर मिनट, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा हो जाएगा 100 बीट पर मिनट, ठीक है, 100 बीट पर मिनट, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट
यानी जो थायोबैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं, हेल्पफुल हैं, लाभदायक हैं। तो उनके पास क्या ऐसी कौन सी ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉफिक फिक्सेशन, और तीसरा है नाइट्रिफिकेशन, और फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया थायोबैसिलस ग्रुप वाले बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है सांद्रित मूत्र निर्माण के लिए। तो एक्सक्रेशन आपको 11 में पढ़ाया गया था, तो उसमें ये फैक्ट बताया गया था कि ऐसा क्या होता है कि जो यूरिन है वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, सांद्रित हो जाता है। तो इसमें चलिए देखते हैं, लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, इसमें पहला दिया गया है लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। दूसरा क्या दिया गया है, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टूवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिटियम इन द किडनी। ठीक है, हाँ, तो ये जो सेकंड वाला है यही हमारा क्या है, करेक्ट है। इसी के द्वारा क्या होता है, जो यूरिन होता है वो सांद्रित हो जाता है। आपको हम पढ़ाए थे ऑस्मोलरिटी के बारे में, ठीक है, ऑस्मोल पर लीटर। जैसे जैसे जो है पीसीटी जो होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल्स, उधर से जब यूरिन नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, ऑस्मोलरिटी बढ़ती है, ऊपर की ओर जाता है तो ऑस्मोलरिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है जो है 11 के सिलेबस से ही है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। यानी इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रति क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर्स, आउटर मेम्ब्रेन परमेबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो ये तो क्या है, करेक्ट है। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, यानी जो एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए वो कहाँ होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो तो कहाँ होते हैं, वो तो मैट्रिक्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। और तीसरा दिया गया है, इनर मेम्ब्रेन इज कन्वॉल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फोल्ड हो जाती है, जिससे क्या बनता है, क्रिस्टी बनता है। तो ये भी क्या है, करेक्ट है, और ये भी क्या है, करेक्ट है। अब अगला पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैविंग सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, और राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, दूसरा वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, जाइलम ट्रांसलोकेट्स, यानी जाइलम के द्वारा क्या किसका ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसमें पहला है वाटर ओनली, केवल जल का, वाटर एंड मिनरल साल्ट ओनली, यानी कि जल और खनिज लवण का, और तीसरा है वाटर मिनरल साल्ट एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। और इसके बाद में अगला चौथा है वाटर मिनरल साल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। यस, तो ये फोर्थ वाला जो है क्या है, करेक्ट है। यानी कि जाइलम के द्वारा वाटर भी, खनिज भी, और इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, सम ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स, इन सभी का ट्रांसलोकेशन जाइलम के माध्यम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल इन G0 फेज,
ठीक है। सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं? G1 होता है, यस होता है, G2 होता है, यम फेज होता है, इसके अलावा G0 एक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है सेल साइकिल के दौरान ये G0 क्या होता है, तो इसको हमें समझना है। एग्जिट द सेल साइकिल, जो सही साइकिल होती है वो नहीं चलती है, नहीं रन करती है और सेल साइकिल की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इंटर द सेल साइकिल, इस सेल साइकिल में एंटर करेगा ये फेज, नहीं करेगा। सस्पेंडेड द सेल साइकिल और टर्मिनेट द सेल साइकिल। तो इसमें जो सेल साइकिल होता है, मतलब ये G0 फेज जो होते हैं, ये सेल साइकिल की प्रवस्था से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जिट द सेल साइकिल। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्री। यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग के लिए ट्री में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो पेड़ होते हैं कई वर्ष के पुराने जब हो जाते हैं तो उनके बॉडी में जो है रिंग बन जाती है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम के बनने से उसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कटे हुए पेड़ को आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे रिंग पाए जाते हैं और एक वर्ष में एक रिंग बनती है तो उसको एनुअल रिंग के नाम से हम जानते हैं। उस रिंग के माध्यम से हम उस पौधे के आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है। एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ए एयर। तो ये तो सही है, एनुअल रिंग में कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ए एयर, यानी कि ससनल होते हैं, उसमें लकड़ियाँ बनती हैं जिनके माध्यम से वो रिंग बनती है। इसके बाद में डिफ्रेंशिएट एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज लाइट एंड डार्क बैंड, यानी कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, कैम्बियम को हिंदी में एधा कहते हैं, तो एधा की जो सक्रियता होती है उसी के कारण कुछ बैंड बनते हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, यानी कुछ हल्की पट्टियाँ होती हैं, कुछ गहरी पट्टियाँ होती हैं। आप टिश्यू एर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, तो ये भी करेक्ट है। और तीसरा है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, क्लाइमेट के वेरिएशन पे डिपेंड करता है कैम्बियम की एक्टिविटी, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। और इसके अलावा क्या है? एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेचर रीजन, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट कौन सा होगा? ये फोर्थ वाला। ठीक है, हमें एनुअल रिंग के लिए गलत ऑप्शन को खोजना था, तो ये फोर्थ वाला क्या है? इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। यानी कि पिरामिड आप इकोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाता है पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ग्राफिकल संरचना है, स्ट्रक्चर है, जिसके माध्यम से हम किसी जीव के भार, किसी जीव की संख्या या किसी जीव के अंदर उपस्थित ऊर्जा को हम क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। पिरामिड की जो खोज है वो किसने किया था? एल्टोनियन ने किया था। किसने किया था? एल्टोनियन। ठीक है, एल्टोनियन ने किया था, तो इसीलिए इसको जो है, या इनका नाम एल्टोनी भी है, तो इसीलिए इस पिरामिड को हम एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऊर्जा का पिरामिड होता है, जैव भार का पिरामिड होता है और जैव संख्या का पिरामिड होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड है, वो हमेशा क्या होता है? अपराइट होता है, यानी कि हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा पिरामिड है जो मुख्यतः क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है, तो उसी को हमें खोजना है। तो पहला है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ये क्या होता है? सीधा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये ऑलवेज क्या होता है? अपराइट होता है, सीधा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का जो बायोमास होता है तो वो भी क्या होगा? सीधा होगा।
पिरामिड ऑफ बायोमास इन ये सी, यानी कि जो तालाब का पिरामिड है, वह तालाब नहीं, सी का मतलब समुद्र, समुद्र का जो पिरामिड है किसका, बायोमास यानी कि जैव भार का, वो क्या होता है। तो समुद्र के पिरामिड का जो बायोमास होगा, बायोमास का जो पिरामिड होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, यानी कि इस तरीके का होगा। जैसे देखिए इस तरीके का होगा पिरामिड, ये इस तरह से, ठीक है। पिरामिड ऐसे होता है, ट्रायंगुलर होता है ना, ये हो गया पिरामिड। तो ये क्या है, उल्टा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़ी मछलियाँ हैं उनका भार ज़्यादा है, तो इसलिए पिरामिड क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, क्या कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ वाला, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। अगला है प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी। प्लेसेंटेशन यानी कि बीजांडन्यास जो होता है, बीजांड की जो व्यवस्था होती है, वो ओवरी के अंदर इनर वॉल पर डेवलप होती है, ओ आर पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। तो यानी कि प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी ओ आर पेरिफेरल पार्ट, यानी पेरिफेरल पार्ट या इनर वॉल पर जब प्लेसेंटेशन की व्यवस्था होती है तो उस प्रोसेस को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो वही हमें सेलेक्ट करना है इसमें। बेसल प्लेसेंटेशन, दूसरा है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, और तीसरा है पैरेटल प्लेसेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है थर्ड वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेटल प्लेसेंटेशन है, भित्तीय क्या है, बीजांडन्यास की व्यवस्था होती है, तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पॉल्यूशन से है, यानी प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ CFC इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी किस प्रोटोकॉल के तहत जो CFC का प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करने की बात किया गया है, कम करने की बात की गई है एटमॉस्फेयर में। तो देखिए कई प्रोटोकॉल के नाम दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रोटोकॉल दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, और गोन्थेनबर्ग प्रोटोकॉल, और जिनेवा प्रोटोकॉल। तो इसमें आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसी में CFC के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने का जो है नियम कानून बनाया गया था, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है टिडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml, ठीक है, यानी कि 1200 ml। तो इसमें हमें जो है इसका अनुपात निकालना है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो दिया गया है 1500 ml, 1700 ml, और उसके अलावा 2200 ml और 2700 ml। तो इसमें हमारा जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो होगा 1500 ml, ठीक है, 1500 ml का होगा। इसको आपको पढ़ाया गया था 11 में कि जो है फेफड़े के अंदर की जो कैपेसिटी होती है वो किस प्रकार से होती है, उसमें अलग अलग कंडीशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट्स
डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, यानी कि पॉलिनेशन के बाद में जब मेल गैमेट्स जो होते हैं पॉलिन ट्यूब के माध्यम से ओव्यूल्स के अंदर सिनर्जिड के अंदर जब पहुंचते हैं तो वो कहाँ से फ्यूजन करते हैं, किस कोशिका से फ्यूजन करते हैं, तो वही हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्या ऑप्शन दिया गया है, वन फ्यूज विथ एग अदर डीजनरेट इन द सिनर्जिड, यानी एक फ्यूज करता है एक के साथ और एक नष्ट हो जाता है। अरे ऐसा कहाँ होता है, एक जो है एक के साथ फ्यूज करेगा और एक नष्ट थोड़ी हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। दूसरा है आल फ्यूज विथ द एग, यानी कि दोनों गैमेट्स जो होते हैं एक के साथ फ्यूज कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। वन फ्यूज विथ द एग अदर फ्यूज विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, यानी कि कहा गया है कि एक एग के साथ फ्यूज करता है, एक सिनर्जिड के साथ फ्यूज करता है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। और बचा एक लास्ट वाला, वन फ्यूज विथ एग एंड वन फ्यूज विथ द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, यानी एक जो होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज कर लेता है, दूसरा जो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लेता है। जब एग के साथ फ्यूज करते हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे 3 सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल, ठीक है, एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ बीच में क्या होता है, एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसके अंदर न्यूक्लियाई होते हैं 2, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर 2 सेल्स होती हैं जिनको हम सिनर्जिड कहते हैं। यहाँ बीच में एक बड़ी सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एग सेल के नाम से जानते हैं। तो जब पॉलन ट्यूब यहाँ से कनेक्ट होती है, इसे यहाँ से पॉलन ट्यूब आती है, तो पॉलन ट्यूब में क्या होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं। तो एक तो यहाँ एग सेल से फर्टिलाइजेशन करता है और एक यहाँ पर सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, वहाँ से फर्टिलाइजेशन कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब एग के साथ में फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट करता है तो सिनगैमी, और जब सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में सेकंड मेल गैमेट फ्यूज करता है तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। सिनगैमी जब होता है तो जाइगोट बनता है जो डिप्लॉयड होता है, और ट्रिपल फ्यूजन होता है तो पैन बनता है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जो क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। आगे चलकर ये क्या बनाते हैं, पीईसी बनाते हैं, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाते हैं। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनता है, एंडोस्पर्म का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट। क्लास 11 में आपको जो है हार्मोन्स वाले चैप्टर में फोटो पीरियड पढ़ाया गया था, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश दीप्ति के नाम से जानते हैं या प्रकाश कालिता के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जो फोटो पीरियड है उसका जो प्रभाव है, नेसेसरी फॉर इंड्यूसिंग ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, तो उसका प्रभाव पड़ता कहाँ है। तो पहला दिया गया है लेटरल बर्ड, दूसरा क्या है पल्बिनस, और तीसरा क्या है सूट एपेक्स, और चौथा क्या है लीव्स। तो ये ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे चौथा वाला लीव्स। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो मैंगो ट्री को लेकर है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्टली राइट एन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस, यानी कि जो इसका जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का, वैज्ञानिक नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार, तो कैरोलस लिनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था, तो वो कौन सा नाम है। ठीक है, चारों में से एक हमारा क्या है करेक्ट है, तो कौन सा है। तो पहला दिया गया है मैंगीफेरा इंडिका,
कार्ल लिन लिखा गया है, ठीक है। लिन मतलब क्या है, साइंटिस्ट, मतलब लीनियस से बना है लिन। सेकंड है मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN। और थर्ड क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। और चौथा क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। तो इसमें आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेकंड वाला, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्यों दिया गया है, साइंटिस्ट ने अपना नाम ऐड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाला भी लिन है, लेकिन उसमें CAR लिखा है, कार्ल, यानी पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, केवल पीछे वाला नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, लिन, LINN। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन। आपको हमने पढ़ाया था कि जो है साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो वैज्ञानिक के नाम से भी रिलेटेड होते हैं, यानी वैज्ञानिक का नाम भी उससे जुड़ा होता है। इसके अलावा वो उसका हैबिटाट क्या है वो भी उस पर डिपेंड करता है, और उसका नेचर किस तरह से होता है, इस तरह से हम वैज्ञानिक नामकरण करते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। अगला हमारा पूछा गया है क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। देखिए क्या है कि जब 12 में आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, ये एंजाइम पढ़ाया जाएगा। इस एंजाइम की वहाँ पर काफ़ी भूमिका होती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में काफ़ी स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं कौन सा गलत है। पहला है द एंजाइम कट DNA। यस, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये DNA को कट करते हैं, इसीलिए तो इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या DNA की कैंची के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो द एंजाइम कट DNA मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विथ इन द DNA, यानी ये जो है DNA को कट करता है, तो ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। द एंजाइम बाइंड DNA एट स्पेसिफिक साइट, नहीं, बाइंडिंग कभी नहीं होती है, इस एंजाइम के साथ DNA की बाइंडिंग नहीं होती है। स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड, यानी दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड को ये क्या करते हैं, कट करते हैं। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। बाकी और देख लेते हैं। द एंजाइम कट द सुगर फास्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, यानी ये पैलिंड्रोमिक पार्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और वहीं से DNA को कट करते हैं। तो हमारा इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा दूसरा वाला हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कौन वाला, दूसरा वाला। अब यहाँ पर एक टर्म आया था पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। पैलिंड्रोम का मतलब होता है हिंदी में विलोम पद, ठीक है। यानी किसी, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको आप आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, ठीक है, वो उसका जो मतलब निकलना चाहिए वो एक निकलना चाहिए जी, ठीक है। तो उसी को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 11 के सिलेबस से है। इसमें पूछा गया है फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, यानी कि विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, यानी इसमें जो फीमेल गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो में किससे, पेरेंट स्पोरोफाइट से, तो ये जो है सबसे पहले किसके अंदर ऑब्जर्व किया गया था, यही हमें देखना है। तो पहला क्या है, लीवरवर्ट्स, ठीक है, पहला क्या है, लीवरवर्ट्स। ये ब्रायोफाइट के क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। और इसके अलावा जो है मॉसेस, ये भी ब्रायोफाइट्स हैं, मॉसेस। तीसरा क्या है, टेरिडोफाइट्स। और चौथा क्या है, जिम्नोस्पर्म।
तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन किया गया था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके यंग एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है स्पोरोफाइट से होता है, तो ये टेरिडोफाइटा में देखा गया था। किसके अंदर देखा गया था? टेरिडोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जो 12 का एक चैप्टर है आनुवांशिकी करके, तो उसी से पूछा गया है कि इन एंटीरिनम, ठीक है, इन एंटीरिनम, जिसको हम स्नैपड्रैगन के नाम से जानते हैं, ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विथ ए वाइट फ्लावर, यानी कि जो लाल पुष्प है उसका क्रॉस किससे किया गया है? सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से। एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर वेयर ऑब्टेन्ड, तो लाल पुष्प को किससे क्रॉस करते हैं? सफ़ेद पुष्प से। तो F1 जनरेशन जो होता है, F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि प्रथम पैतृक प्रथम संतत पीढ़ी। ठीक है, फीलियल जनरेशन इसको कहते हैं, यानी कि संतत पीढ़ी। तो प्रथम संतत पीढ़ी में जो फ्लावर बनेंगे प्लांट में, वो किस तरह के होंगे? पिंक फ्लावर होगा। ठीक है, व्हेन पिंक फ्लावर वेयर सेल्फेड, अब उसमें हम सेल्फिंग जब करवा देते हैं, यानी पिंक और पिंक में क्या कर देते हैं? सेल्फिंग कर देते हैं, तो F2 जनरेशन में क्या होता है? F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन, यानी कि द्वितीयक संतत पीढ़ी में क्या होगा? सो वाइट, रेड एंड पिंक, यानी कि इसमें F2 जनरेशन में वाइट भी होगा, रेड भी होगा और पिंक भी होगा, यानी कि 3 प्रकार के क्या होंगे? लक्षण उत्पन्न होंगे, लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प और गुलाबी पुष्प। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कि जो ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है इसमें कौन सा नियम है जिसको फॉलो नहीं करेगा। तो देखते हैं, पहला दिया गया है, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, यानी ये प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करता है। जैसे मेंडल ने क्या कहा था? प्रभाविता का नियम दिया था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उस नियम में क्या बताया गया था कि जब हम प्रभावी लक्षण को अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस करते हैं, तो जो F1 जनरेशन होता है उसमें डोमिनेट करेक्टर, यानी कि जैसे लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है? पौधा लंबा होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि जो प्रभावी लक्षण है वो दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो है लाल में और सफ़ेद में जब क्रॉस करवाया गया तो ना तो लाल दिखा ना सफ़ेद दिखा, इसमें दिखा क्या? एक नया लक्षण दिखा। ठीक है, तो ये प्रभाविता का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करता है। दूसरा है, पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें बताया गया है, तो ये भी पहला वाला क्या होगा? सही होगा कि ये जो है प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? पिंक कलर इन F1 जनरेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि जो सफ़ेद और लाल में क्रॉस करवाया गया तो पिंक फ्लावर बना F1 जनरेशन में, ये क्यों बना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है, यानी अपूर्ण प्रभाविता के कारण जो पुष्प बना F1 जनरेशन में वो कैसा बना? गुलाबी बना। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किसने किया था? कार्ल कोरेंस ने किया था। किसने किया था? कार्ल कोरेंस ने किया था। किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? मिराबिलिस जलापा के ऊपर। किसके ऊपर? मिराबिलिस जलापा के ऊपर। और मिराबिलिस जलापा जो है ऐसा प्लांट है जिसका जो पॉलन ग्रेन होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा पॉलन ग्रेन किस में होता है? मिराबिलिस जलापा में होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, रेशियो ऑफ F2 इज 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 वाइट, ये भी सही है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, और चौथा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो पृथक्करण का नियम है, डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, तो ये वाला हमारा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। कौन वाला? फोर्थ वाला। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए,
ये जो है साइटोलॉजी से है, नहीं साइटोलॉजी से नहीं है, ये प्लांट रिस्पायरेशन जब आपको पढ़ाए थे 11 में, तो वहाँ से पूछा गया है। ग्लाइकोलाइसिस से पूछा गया है, ग्लाइकोलिसिस से पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें आपको हमने क्या बताया था कि जो है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन हो जाता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 10 चरणों में कंप्लीट होती है। तो इसमें पूछा गया है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में होता है, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटेलाइज्ड बाई, तो ये किस एंजाइम के द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, एल्डोलेज, दूसरा क्या है, हेक्सोकाइनेज, तीसरा क्या है, इनोलेज, और चौथा क्या है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा हेक्सोकाइनेज, ठीक है। कौन वाला, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगला है ड्रग कॉल्ड हेरोइन, ठीक है। ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज बाई, कहाँ से इसको सिंथेसाइज किया जाता है, तो पहला जो प्रोसेस है उसमें दिया गया है मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन और नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो इसमें जो होता है, मतलब ये हेरोइन का जो संश्लेषण है ये कैसे होता है, किससे होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, ठीक है। एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनाई जाती है, हेरोइन, ठीक है, जो एक क्या है, नशीला पदार्थ है। और जो हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, मतलब ये है कि 90 क्वेश्चन में से 30 आपको पहले वीडियो में पढ़ाया गया था, 30 इसमें हमने आपको बता दिया, बाकी 30 अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसमें जो है 150 नंबर का क्वेश्चन है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर से है। सिलेक्ट द हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस से जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो उसी को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो देखिए पहला क्या है, बाल्स LNG20, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टी लोड 375, और इसके अलावा इसका एक क्या है, प्रोगेस्टा सर्ट, थर्ड क्या है, प्रोगेस्टा सर्ट LNG20 और लिपिस लोब मल्टी लोड 375। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो प्रोगेस्टा सर्ट है, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन का ही एक नॉमेनक्लेचर किया गया है, प्रोगेस्टा सर्ट LNG20, ठीक है, यही जो है क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है, रिलीज होता है, किससे, इंट्रायूटेराइन डिवाइस से। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे अन्य वीडियो को आप देखते रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आप करते रहें। धन्यवाद।